हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि और क्या क्या एविडेंस हम वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ केस क्या क्या हो सकती है। तो वेपन कलेक्ट कर सकते हैं, अगर लड़ाई हुई होगी तो कल्प्रिट का भी ब्लड सैंपल वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हो सकता है उसे कोई हेयर सैंपल्स, ब्लड सैंपल्स या डीएनए सैंपल्स या फिंगरप्रिंट्स, सब चीज़ वहाँ पे वो लेटेंट भी हो सकती है। किसी हैंडल को पकड़ा हो उसने खोलने के लिए, उस पर हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है उसका फुट अगर ब्लड में हो गया हो तो वो छप गया हो। तो हमारे जो हम जहाँ से पढ़े थे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 5 ईयर लॉ कॉलेज से, वहाँ पे जो हमको फॉरेंसिक साइंस पढ़ाते थे वो सर राजस्थान फॉरेंसिक जो लेबोरेटरी थी उसके हेड थे। तो वो बहुत ही एक्सप्रेसिव और बहुत अच्छे अच्छे केसेस बताते थे हमको, जो उन्होंने खुद ने सॉल्व किए होते थे। तो वो जैसे बताते थे कि एक जयपुर में एक किसी टाइम में एक बहुत ही सनकी मर्डर रहा, उसने 21 और 22 मर्डर्स की हैं। तो वो कुछ सबूत नहीं छोड़ता था, लेकिन उसका ये था कि वो मर्डर करने के बाद हमेशा कुछ लिख के जाता था दीवारों पे। तो उस दीवार के लिखने पे और उसकी हैंडराइटिंग पैटर्न से उन्होंने उसको पकड़ा। फिर एक को उसके जूते के प्रिंट से उसको पकड़ लिया। एक कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उनकी वो सरदार जी थे, तो उन्होंने जिसका मर्डर किया उसका ब्लड उनकी पगड़ी पे आ गया। तो वो पगड़ी उन्होंने जला दी, उसका कुछ पार्ट रह गया। वो जो जला हुआ पार्ट रह गया, तो हम इसको बड़ा कनेक्ट करते थे कि वो इस पे तो बहुत अच्छा सीरियल बनाते सीआईडी वाले, मतलब वो बताते थे इस अच्छे से। तो ये हम क्या क्या डिस्कवर कर सकते हैं केस में। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जो बातें कर रहे हैं, ये बहुत आसान लग रही हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही आसान और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर क्योंकि हम ये देखते आ रहे हैं और इसको लिखना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, इसे आप इजीली लिख भी सकते हैं। तो सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। अगर सोच नहीं पाओ तो एक दो एपिसोड सीआईडी के देखने की ज़रूरत है कि क्या क्या डिस्कवर कर सकते हैं एक क्राइम सीन पे। डिस्कवरी ऑफ केस, अगर मर्डर का केस है तो क्या डिस्कवर करेंगे, अगर थेफ्ट का केस है तो आप क्या डिस्कवर करोगे, आप फिंगरप्रिंट डिस्कवर करोगे, आपको जो फुटप्रिंट डिस्कवर करोगे, आप पता करोगे कितने आदमी थे, ठीक है, कितने आदमी थे, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कितने आदमी थे, वो अपने गब्बर सिंह वाले नहीं। और भी चीज़ें, वो कोई मटेरियल लाया तो वो छूट तो नहीं गया, उसने कुछ अपना, बहुत बार जो पर्स गिर जाता है क्रिमिनल का, और पर्स नहीं तो उसका पैन कार्ड गिर जाता है, आजकल आधार कार्ड बन के आधार कार्ड गिर जाता है, ठीक है। ये मतलब आप डिस्कवर करते हैं, ठीक है। बिलोंगिंग्स टू द क्रिमिनल कहा जाता है इसे, बिलोंगिंग्स टू द क्रिमिनल हम जब्त कर सकते हैं, हम फिंगरप्रिंट्स जब्त कर सकते हैं ना। और उसने जो थेफ्ट किया है वो किया है, वो पूरी उसकी पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो कोई सोना होता है तो उसे सुनार को ही बेचेगा। तो वो ये भी पता करते हैं कहाँ कहाँ ये है, कहाँ बेचा जा सकता है, ठीक है। अगर वो पैसे नकदी लेके गया है तो सीरियल नंबर्स अगर पता हो तो सीरियल नंबर्स नोट किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं ये सारी डिस्कवर की जा सकती है। और मर्डर के केस में मैंने बता ही दिया, वेपन और ये सब चीज़ें जितनी भी हैं इनको किया जा सकता है। इन रेप के केसेस में सीमन, और या लड़की के अगर उसने स्ट्रगल किया होता है तो उसके नाखूनों में उनकी स्किन और ब्लड हो जाते हैं, तो उनसे सेल्स और डीएनए टेस्टिंग की जा सकती है। और उसके प्यूबिक हेयर्स, जो इंटरनल हेयर्स होते हैं, वो सब डिस्कवर किए जा सकते हैं। वो आइडेंटिफिकेशन में काम आते हैं, डीएनए आइडेंटिफिकेशन में काम आते हैं, है ना। और राजस्थान में बहुत फेमस एक केस हुआ था इसका, रेप का, जिसमें एक विमेन के साथ 4 से 5 लोगों ने जो है रेप कमिट किया था, गैंग रेप था। तो उसमें 4 लोग पकड़ में आ गए थे, 5 वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था, जबकि उस विमन ने 5 लोगों के नाम लिए थे। इनमें से 4 ही आइडेंटिफाई हो पा रहे थे, 5 नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो वो 4 की आइडेंटिटी उनके सीमन और जो प्यूबिक हेयर जो डिस्कवर हुए थे उनसे उन 4 की आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी थी, लेकिन 5वीं की आइडेंटिटी प्रूव नहीं हो पा रही थी। तो उस 5वीं को कोर्ट ने छोड़ दिया था, बरी कर दिया था। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी जो फैक्टर्स होते हैं जो हम बात कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं
इस पे तो फॉरेंसिक लैब में बहुत काम होता है। डीएनए सबसे ज़्यादा काम फॉरेंसिक लैब्स में फ़िलहाल डीएनए का है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए के जो भी वर्किंग्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, वो बहुत वाइड लेवल पे काम हो रहा है। इसके बाद ये जब डिस्कवर हो जाएगा सारा, हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे जाके सारी जांच पड़ताल कर ली। जांच पड़ताल करने के बाद हमने एविडेंस डिस्कवर कर ली। तो वहाँ पे हम एक जो थ्योरी बनाते हैं, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या होता है, जब हम स्टडी कर लेते हैं सीन ऑफ क्राइम को, तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको डिटेल में नोट कर लेते हैं, फिर एक इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, उसमें जो भी ऑब्जर्वेशन होती है वो नोट की हुई होती है, समरीज होती हैं। उन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम कंसिडर करते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रिलेटेड टू क्राइम, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की, जब हम सारी चीज़ें अगर हम लिख लेंगे, सारी चीज़ें बता देंगे, तो हम जनरेट करते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम मतलब जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो एक प्रोबेबिलिटी जनरेट कर रहे हैं कि एक क्राइम किस तरीके से हुआ होगा। एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब वो कोर्ट में पेश करते हैं ना, तो हम जो लॉयर्स होते हैं, हम फिर कहते हैं कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से हुई है, जब वहाँ पे ये चीज़ थी तो ये चीज़ को क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया गया, जब गन से हत्या हुई है तो गन क्यों नहीं अभी तक जब्त की गई, बुलेट क्यों नहीं जब्त की गई। ये सब हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत कोरबोरेशन ऑफ एविडेंस में बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो वो सब फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग पर्सनल है वो क्या करता है, वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रिलेटेड टू क्राइम को नोट करता है, एंड देन द अनरिलेटेड और अनजस्टिफाइड ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनको ग्रेजुअली धीरे धीरे एलिमिनेट करता जाता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जाती है, अनजस्टिफाइबल जो ऑब्जर्वेशन है उनको वो एलिमिनेट करता जाता है, और फाइनली वो एक कंक्लूजन पे आता है विच गिव्स अस द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। एलिमिनेट होते जाएंगे तो हमारे पास कम से कम कैरेक्टरिस्टिक्स होते जाएंगे, और विच गिव्स, लेकिन कैरेक्टर्स मिनिमम होते जा रहे हैं लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलती जा रही है। 5 आदमी थे, उनमें से मतलब एक हटते जा रहा है, हटता जा रहा है, हम एक करीब पहुंचते जा रहे हैं मेन कल्प्रिट के। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड आर यूज टू रिवील द मिस्ट्री ऑफ क्राइम विच विद जस्टिफाइबल एविडेंसेस। तो मोस्ट जस्टिफाइबल एविडेंस हमारे पास पहुंच जाते हैं। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या कर रहा है, हम जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिसकी है उसको हमने ले लिया, और जो अनजस्टिफाइबल ऑब्जर्वेशन है उनको एलिमिनेट करते जा रहे हैं, तो हमारे कैरेक्टर्स मिनिमम होते जा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम होती जा रही है, और हम इससे जो मिस्ट्री ऑफ क्राइम है उसको सॉल्व करने के ज़्यादा नज़दीक पहुंचते जाते हैं। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हम एक प्रिंसिपल भी पढ़ लेते हैं, इसे लोकर्ड प्रिंसिपल कहा गया, लोकर्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या होता है, लोकर्ड एक साइंटिस्ट रहे हैं, क्रिमिनल साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है, लोकर्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। उनका कहना है कि जहाँ क्राइम कमिट होगा वहाँ एक्सचेंज जरूर होगा, वहाँ एक्सचेंज होगा ही होगा। अगर वो हमसे इधर से कुछ लेके जा रहा है तो वो अपना कुछ दे के भी जाएगा। एक मर्डर का केस था जिसमें सिर्फ वो जिस गाड़ी से आए थे उस गाड़ी के टायर के प्रिंट से, उस गाड़ी के टायर के प्रिंट से उनको पकड़ लिया गया और वो उनको सजा हो गई। तो ये एक कितना वे है, मेथड है, एक तरीका है करने का। हर एक उनका कहना है कि जैसे अगर कोई क्राइम हुआ, वहाँ पे जो स्पॉट है, अगर रेप कमिट हुआ है तो अपने कुछ हेयर्स या सीमन या पसीना या स्पिट या कुछ भी ऐसी चीज़, या जो स्ट्रगलर है उसके नाखूनों में उसका ब्लड सैंपल, उसके स्किन सैंपल, और भी कई सारी चीज़ें वो एक्सचेंज होंगी। ठीक है, और उसकी बॉडी पे भी फीमेल की कई चीज़ें जा सकती हैं, उसकी बॉडी पे भी फीमेल के हेयर्स, फीमेल के स्पिट, अगर हम उसको उसी वक्त पकड़ लिया जाए और उसी वक्त उसका जांच कर दी जाए, उसको मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास ले जाके, तो डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ फीमेल बॉडी का भी मिलेगा।
तो कोलैबोरेशन उतना ही हाई हो जाता है और उतना ही हाई लेवल हो जाता है क्राइम को सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये लॉकआउट प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज है। वो अगर जा रहा है तो अपने कुछ प्रिंट्स या मार्क्स या कुछ भी, या वो अपना कुछ आइडेंटिफिकेशन का तरीका ही छोड़ के जाएगा। इसे कहते हैं लॉकआउट प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। इसको हम और डिटेल में भी आपको बताएंगे। लॉकआउट प्रिंसिपल के बारे में अगर हमको जानना हो तो हम आपको और डिटेल में बताएंगे। आज क्लास अपनी यही ख़त्म होती है। इसके बाद कल से हम जो अपने आगे जो टॉपिक्स हैं, जो टैटूइंग और ब्रांडिंग करके जो और टॉपिक्स हैं, उनसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।